हाय, ये है सॉलिड स्टेट्स का पार्ट 1.2 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स को डिस्कस करते हैं। हम क्यों करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल्स को डिस्कस, कि अभी हमने क्रिस्टल पढ़ा, क्वार्ट्ज, तो वैसे ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स की स्टडी इसलिए की जाती है ताकि हम उसके अरेंजमेंट को देख सकें, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ें। क्योंकि कोई भी चीज हम लोग स्टडी किस चीज की करते हैं, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो, हम लोग स्टडी उस चीज की करते हैं जिसमें ऑर्डर होता है। एक रैंडम चीज की कोई स्टडी नहीं कर सकता। स्टडी उस चीज की करते हैं जिसमें ऑर्डर होता है, ताकि हम लोग उसके पीछे कुछ लॉज बना सकें कि हाँ, और प्रिडिक्शन कर सकें कि हमें पता है ऑर्डर्ड है, यानी कि एक और अगर क्रिस्टल आएगा तो उसमें भी ऐसी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो क्रिस्टल को स्टडी करता है, एक पूरी साइंस है जो क्रिस्टल को स्टडी करती है, ब्रांच ऑफ साइंस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ये होती है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी एक पूरी साइंस है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टल्स के अंदर के जो भी बॉन्ड्स होते हैं या फिर बॉन्ड लेंथ होते हैं, ये सारी चीजें, अरेंजमेंट कैसे है एटम्स का, ये चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब क्रिस्टलोग्राफी में एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होता है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज तुम। डिफ्रैक्शन होता है जिसमें लाइट बेंड करती है। एक नॉर्मल, अभी मैं नॉर्मल फिनोमेना बता रहा हूं, इसका और एक्सप्लेनेशन है, पर अभी के लिए बस इतना याद रखो, व्हेन लाइट बेंड्स अराउंड अ सॉलिड दिस नोन एज डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है, उससे पहले मैं बताता हूं कि ये टेक्निक कहां यूज करते हैं हम लोग। अब तुमने देखा होगा बायोमोलिक्यूल्स या प्रोटीन्स के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तुम देखते हो, डीएनए स्ट्रक्चर देखते हो। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पता लोगों को, तुम खुद सोचो ना, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पता चला लोगों को? ये टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। बॉन्ड लेंथ कैसे पता चलता है? तुम कहोगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कैसे पता चला, ये सारी, ग्राफाइट का बॉन्ड लेंथ कैसे पता चला मुझे, जो मैंने यहां लिखा, या डायमंड का कैसे पता चला? ये टेक्निक यूज होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसका बहुत ज्यादा पावर है इस टेक्निक की। ठीक है, ये पूरी केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। जो भी बॉन्ड लेंथ हम लोग या स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, दिस इज द टेक्निक। बहुत ही प्यारी टेक्निक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है, हल्का सा मैं एग्जांपल वो देता तुम्हें, एक बिगर पिक्चर क्या होता है। तो ये एक्सरे होती है, एक्सरे पता है जो हम लोग मेडिकल में अपना यूज करते हैं एक्सरे निकालने के लिए, और ये होता है क्रिस्टल। तो ये एक्सरे को ये क्रिस्टल के ऊपर हम लोग डालते हैं यहां पर। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक्सरे को क्रिस्टल की ओर शूट करते हैं, तब ये यहां से कुछ तो एक्सरे ट्रांसमिट हो जाती है, इधर ट्रांसमिट हो जाती है, और बाकी की एक्सरे यहां पर स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है, कुछ तो एक्सरे ट्रांसमिट हुए, कुछ स्कैटर हुए। जो ट्रांसमिट हुए ये हम लोग कहां यूज करते हैं, हम लोग अपने एक्सरेज जो बनाते हैं ना, जो भी हम लोग मेडिकल में अपना एक्सरेज निकालते हैं, वो यही होती है, एक्सरे होती है। एक्सरे ये हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, यहां पर हम लोग खड़े होते हैं यहां पर, और यहाँ ट्रांसमिट होकर किसी स्क्रीन पर आती है। ये एक्सरे यहां पर हम लोग मिलता है इस टेक्निक से। पर ये लोग स्कैटर्ड यूज करते हैं, जो क्रिस्टलोग्राफी में यूज करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, वो इस प्रोसेस में स्कैटर्ड यूज करते हैं। ये चीज क्या होता है, स्कैटर्ड जो भी ये आती है यहां से रेज, इनको कलेक्ट करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग बॉन्ड डिटरमिन करते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैसा है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें यहीं से स्टडी होती हैं। इस चीज को जो काफी ज्यादा हाई लेवल पे इसको डेवलप किया था, वो हमारे हैं द ग्रेट साइंटिस्ट, द फिजिसिस्ट लॉरेंस ब्रैग। ठीक है, लॉरेंस ब्रैग ने इस चीज को किया था। और लॉरेंस ब्रैग के बारे में एक बहुत ही ज्यादा तुम्हें मैं सही बात बताता हूं। 1915 में ही गॉट नोबेल प्राइज, 1915 में, और 25 इयर्स में, सोचो, मतलब 25 साल की उम्र में किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। 25 साल की उम्र में इसे नोबेल प्राइज मिला था। और इनके बाद इनके फादर साहब थे, उनका नाम था विलियम ब्रैग। विलियम ब्रैग
इन दोनों को एक साथ 1915 में इस काम के लिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए 1915 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन कोई सोचेगा कि विलियम ब्रैग ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, नहीं, लॉरेंस ब्रैग का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस चीज में। तो दोनों फादर सन ने एक साथ काम किया था, लेकिन लॉरेंस ब्रैग का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एज कंपेयर टू हिज फादर। तो 25 साल में इन्हें मिला था, 27 ईयर्स में वर्नर हाइजेनबर्ग को मिला था, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले, तो उनको भी मिला था। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है साइंटिस्ट के बारे में जानने का, तो कभी पढ़ो इन सब चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है उन लोगों की। तो अब मैं बात करूं कि हाँ, दो क्रिस्टल में याद आया मेरे को, एक है सेलेनाइट और दूसरा है पायराइट। तो ये दोनों क्रिस्टल, ऑनलाइन जाओ और इन दोनों क्रिस्टल को एक बार देखो। तो ये सेलेनाइट क्रिस्टल होते 11 से 14 मीटर, इतने लंबे लंबे क्रिस्टल होते हैं, और इनको नेचर बनाता है, ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि मैन मेड है, नेचुरली 11 से 14 मीटर। ये मेक्सिको में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये है पायराइट। पायराइट में क्या होता है, ब्यूटीफुल क्यूबिक स्ट्रक्चर, गोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्ड कलर के, तो ब्यूटीफुल क्यूब्स होते हैं। एक बार देखना, इतना सही लगता है ये दोनों को देखने में, इतना मजा आता है ना। एक बार ऑनलाइन जाके सेलेनाइट और पायराइट देखना, इमेजेस पे क्लिक करना गूगल में जाके। तो फिर पायराइट हो गया। पायराइट का, हाँ, पायराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका गोल्डन कलर होता है, गोल्ड की तरह, लेकिन वो एक्चुअली में गोल्ड नहीं होता, तभी फूल्स गोल्ड बोला जाता है इन्हें। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखना और अप्रिशिएट करना, मतलब नेचर कितनी सही सी चीजें बनाती है, इतनी प्यारी प्यारी चीजें। पायराइट देखो, पायराइट इज टू ब्यूटीफुल, बस चेक करना इसको। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बहुत सालों का बैलेंस, टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारी चीजें। डायमंड कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है नेचुरली। क्रिस्टल, डायमंड इज अ क्रिस्टल, तो वो कैसे बनता है, नेचर उसको आराम से, प्यार से, इतने सालों में प्रेशर, टेम्परेचर, उससे वो बनता है डायमंड। ठीक है, तो ये सारे क्रिस्टल ऐसे ही बनते हैं। अब जो मैं बात करना चाहूंगा, अब हम लोग क्रिस्टल के अंदर जाना चाहते हैं। हमने क्रिस्टल देख लिया बाहर से, हाँ अरेंजमेंट है, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं उसको अंदर से देखो, क्रिस्टल एक्चुअली है क्या, आखिर क्रिस्टल दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका। तो इससे पहले हम लोग और स्टडी करें, तो उससे पहले कुछ टर्म्स है जो हम डिफाइन करना चाहते हैं, ताकि हम लोग फेमिलियर हो जाए क्या क्या टर्म्स है जिससे क्रिस्टल्स डिफाइन होते हैं। तो एक है क्रिस्टल लैटिस, या फिर मैं इसको स्पेस लैटिस भी बोलता हूं, स्पेस लैटिस। अब ये क्या चीज है क्रिस्टल लैटिस? लैटिस क्या होता है? जो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। तो लेट्स से अगर ऐसे मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ये क्या एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है स्पेस में। अब इसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को अगर मैं 3D में निकाल दूं, मतलब ऊपर से भी, देन इसको बैकवाइज, अपवर्ड्स, ऐसे में करता रहूं इसको एक्सटेंड, तो ये क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। मतलब अगर मैं इसको 3D अरेंजमेंट में करूं तो कैसा दिखेगा? कुछ ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, और ये ऊपर को भी जा सकता है, नीचे को भी। तो ये क्रिस्टल लैटिस बन चुका है। अब क्रिस्टल लैटिस की कुछ चीजें, कुछ टर्म्स है, वो याद रखो। हर एक पॉइंट को क्रिस्टल लैटिस के लैटिस साइट कहते हैं। लैटिस साइट, ठीक है, एक साइट हो गया। और हर एक साइट क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम्स। इन तीनों में से क्या चीज है उस साइट पे, ये चीज हम लोग क्रिस्टल लैटिस से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये एक चीज मैं उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो है, ये एटम्स, ये हम लोग या फिर मॉलिक्यूल्स या हार्ड स्फीयर्स हम लोग बोलते हैं कि हार्ड स्फीयर्स है। ये अजम्पशन है। कभी ये मैं सोचता हूँ कि ये हार्ड स्फीयर्स जैसे हमें बुक में दिखाए जाते हैं स्फेरिकल वाले, ऐसे स्फेरिकल नहीं होते हैं लोग। ये हमें बस ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें इन चीजों को। और ये लाइनें नहीं होती हैं ऐसी जैसे लाइनें दिखाते हैं, ये बस थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम लोगों का एक मॉडल है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस क्या 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। क्रिस्टल लैटिस 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट है। तो यूनिट सेल क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल का, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस का जो भी 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस है, उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिसको हम अगर रिपीट करें ऊपर को, नीचे को, साइड को, उससे क्या बनता है हमारा, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग यूनिट सेल एक बार देखते हैं। यूनिट सेल के फीचर्स क्या है, यूनिट सेल को मैं डिफाइन कैसे करता हूं, क्यों देख रहा हूं मैं ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद क्रिस्टल सिस्टम पढ़ूंगा। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है वो भी डिफाइन होगा। तो उससे पहले हम लोग यूनिट सेल देखते हैं। यूनिट सेल क्या चीज है। यूनिट सेल जैसे मैंने कहा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस है 3D अरेंजमेंट में। तो अब क्या होता है, यूनिट सेल को मैं डिफाइन कैसे करता हूं। अब डिफाइन मतलब जैसे टेबल है, टेबल को कैसे मैं डिफाइन करूंगा, टेबल को डिफाइन करता हूं उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, या फिर उसकी हाइट कितनी है, तभी तो वो एक यूनिक टेबल है। वो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जिनसे हम डिफाइन करता हूं, जिससे उसकी यूनिकनेस एक स्थापित होती है। ठीक है, अब जैसे यूनिट सेल है, यूनिट सेल मैं यहां पर एक यूनिट सेल बना रहा हूं, ये देखो, ये यूनिट सेल है। ऑलराइट, ये मैंने एक क्यूब बनाया। अब इसके जो मैंने पैरामीटर्स कहा था, ये 6 पैरामीटर्स हैं। तो 6 पैरामीटर्स में इसमें है हमारे 3 एंगल्स और 3 एज लेंथ। ठीक हो गया। तो 3 एंगल है मेरे पास और 3 एज लेंथ है, जिसके बेसिस पे मैं एक यूनिट सेल डिफाइन करता हूं। अब जैसे ये है, तो इसमें सबसे पहले याद रखो ये कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसको याद रखो और इसी कन्वेंशन से चलो, ताकि तुम्हें सॉलिड्स में अभी क्रिस्टल सिस्टम्स आएंगे उसमें तुम्हें इसका यूज बताऊंगा, इस कन्वेंशन का। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो तभी ये वाला कन्वेंशन जो मैं यूज कर रहा हूं वो चीज फॉलो करो। अब क्या है यहां, ठीक है, ये वाला है, ये पीछे वाला जो है इसका क्यूब का, इस लेंथ को मैं लेता हूं जो कि इसके इक्वल होगा। इस लेंथ को मैं लेता हूं A और ये है B और ये जो ऊपर है परपेंडिकुलर, इसको मैं ले रहा हूं C। तो मैं यहां लिख देता हूं A B C। अब ये हो गए मेरे 3 एज लेंथ और मैंने क्या कहा 3 एंगल्स होंगे। तो 3 एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा। तो 3 एंगल्स होंगे। अभी 3 एंगल्स कहां होंगे, देखो कहां होंगे, ये चीज गौर से देखो और ये बहुत इजी है। एक बार ये प्रोसेस देखो कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ भी तुम्हें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। अब A और B, ठीक है, यहां को तुम जरा, A और B के बीच में जो एंगल है वो ये देखो, A से जो करस्पॉन्ड होगा वो अल्फा है, B से बीटा, C से गामा। अब A और B जब मैं यूज करूंगा तो मैं इन दोनों को भूल जाऊंगा, उसके अल्फा और बीटा को जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मेरे में तीसरा आएगा गामा। अब वैसे ही जब B और C लूंगा तो इन दोनों को भूल जाऊंगा, B और C में क्या आएगा अल्फा। अगर मैं A और C लूंगा तो इन दोनों को भूल जाऊंगा बीटा। सिंपल चीज है। ठीक है, अब मैं वो चीज यहां ड्रॉ करता हूं। लेट्स से A और B की बात कर रहा हूं, तो हमने क्या कहा, A और B के में गामा, A और C के में क्या होगा बीटा, और B और C के में क्या होगा अल्फा। सिंपल डेफिनेशन। इसको मैं थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया A B C, दिस एंगल इज बीटा, ये हो गया गामा और ये हो गया अल्फा। ऑलराइट, और ये एज लेंथ ऑब्वियसली डिफरेंट, अल्फा बीटा गामा ऐसा नहीं है 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं जो कि हम लोग अभी स्टडी करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एक बार देखते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या है हमारे पास। तो यूनिट सेल के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। अब मैं बताता हूं 2 टाइप्स क्या होते हैं। वो 2 टाइप्स बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इन तीनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। अब अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो यूनिट सेल होते हैं मेरे 2 टाइप के, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है सेंटर्ड।
तो प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव हम लोग सिंपल को भी बोलते हैं, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। क्यों बोलते हैं हम इसे सिंपल? सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो बस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं होते। ऑलराइट, तो ये जैसे मैंने एक कोई यूनिट सेल बनाया, ये क्यूब नहीं है, कोई भी यूनिट सेल है, तो इसमें एटम्स जो हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं या आयंस है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे भी ये सॉलिड बना है, उसमें जो होगा वो बस कोने में प्रेजेंट है और कहीं नहीं है, बस कोने में, तभी हम इसको प्रिमिटिव या सिंपल बोलते हैं। सेंटर्ड में क्या है? कोने में तो है, लेकिन उसके साथ बाकी सेंटर्स में भी है। वो सेंटर्स क्या क्या मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहला बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड, फिर दूसरा हो गया फेस, फिर तीसरा है एंड। ऑलराइट, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है? प्रिमिटिव तो है, मतलब उसके कोनों में है, उसके साथ बॉडी के बीच में है, दैट्स व्हाई बॉडी सेंटर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर क्यूब है मेरे पास, इसके बीच में भी है, उसकी बॉडी के बीच में भी है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। तो ये रहा मेरा क्यूब, क्यूब नहीं, सॉरी, क्यूब इसलिए नहीं क्योंकि क्यूब में एंड सेंटर्ड नहीं होता, तो ये नॉर्मल कोई सा भी, इसको क्यूब मत मानो, कोई सा भी मानो। तो ये चीज है, कॉर्नर पे है, उसके साथ बॉडी के सेंटर में भी है। फेस में क्या है? सिंपल, फेस सेंटर्ड, कॉर्नर में है, उसके साथ फेस के सेंटर में भी है। तो ये भी बना देते हैं हम लोग। तो ये हर एक फेस के सेंटर में, जितने भी फेस है, कितने फेस होते हैं क्यूब के या फिर कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर के? 6 फेस होते हैं। अब एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में क्या है? किसी भी 2 एंड पे होगा एंड सेंटर्ड, ये चीज हमेशा याद रखना। और मैं क्यूब नहीं बना रहा क्योंकि क्यूब में ये वैरायटी नहीं होती। क्यूब में क्यों नहीं होती है इसका भी आंसर मैं दूंगा अभी। तो ये इसमें एंड सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर्स में तो है, उसके साथ एंड्स पे भी है। तो अगर ये फ्रंट एंड पे होगा तो फ्रंट के साथ बैक एंड पे होगा, तो मतलब 2 ऑपोजिट एंड पे होगा, कोई से भी 2 ऑपोजिट एंड पे। अगर यहां आ गया और कहीं नहीं होगा, लेकिन अगर टॉप पे आया तो बॉटम पे होगा। ठीक है, टॉप पे आया तो साइड में नहीं हो सकता, टॉप पे आया तो बॉटम पे होगा, और बस इन्हीं 2 पे होगा और कहीं नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? एंड सेंटर्ड की 2 ऑपोजिट फेसेस पे होगा बस। अगर यहां है तो यहां पर होगा, अगर यहां है तो यहां पर, अगर फ्रंट में है तो बैक में। ऐसा नहीं कि ऊपर है तो यहां साइड में हो सकता है। तो ये चीज है, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट्स। मैं हमेशा ये चीज ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज हो जाओगे तुम, चल क्या रहा है, कंफ्यूज मत हो। देखो मैं बताता हूं, ये है प्रिमिटिव, ये है सेंटर्ड। सिंपल, एक क्रिस्टल होता है, कहां से हमने शुरू किया था? क्रिस्टल होता है, उसमें अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट से सारे मॉलिक्यूल से सारे एटम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अरेंज्ड है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? हमने कहा 3D अरेंजमेंट रेगुलर में, जो कि क्रिस्टलाइन में होता है, 3D अरेंजमेंट में सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। अब वो पूरे क्रिस्टलाइन 3D का एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब एक यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना। अब उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को मैं यूनिट सेल कहता हूं। सोचो, क्रिस्टल है मेरे पास, लेट्स से ये क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल 3D में इसके क्रिस्टल लैटिस है, जो अरेंजमेंट है बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने छोटा सा पोर्शन दिखाया, इसके तो बहुत ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये क्रिस्टल अगर है तो, ये क्रिस्टल नहीं है तो ये चॉक बॉक्स है मेरा। ठीक है, तो अब इसमें इतने सारे एटम्स अरेंज्ड है, तो उसी टाइप से प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका सबसे छोटा है पोर्शन है। ये इसके अंदर जो क्रिस्टल 3D है उसका सबसे छोटा पोर्शन है, तो उसको हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं। मतलब उस पोर्शन, छोटे पोर्शन में क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बना हुआ है, उसमें बस कोने में। अब फिर दूसरा टाइप होता है सेंटर्ड। इस यूनिट सेल को मैं 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूँ, सेंटर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि, और बस ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अल्फा, बीटा, गामा, जो मैंने बताया ग्रीक लेटर्स होते हैं। ग्रीक लेटर्स याद करना, 24 ग्रीक लेटर्स है। एक बार ऑनलाइन जाना और ग्रीक लेटर्स सर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीक लेटर्स, क्योंकि हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, और ABC ये तो 26 है हमारे, और ग्रीक लेटर्स 24 है। इन्हीं 2 के कॉम्बिनेशन से हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, और हमारे पास कुछ नहीं है। यही अल्फा, बीटा या ABC, इन्हीं के कॉम्बिनेशन सारी टर्म्स, रेजिस्टिविटी जो भी है, एप्सिलॉन हो गई, परमिटिविटी, ये सारी चीजें यूज करते हैं। यही ग्रीक लेटर्स, एक बार इनसे फेमिलियर हो जाना। ठीक है, परफेक्ट है।